हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को अब तक पता चल चुका होगा ही कि 27 नवंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, जो चलेगा 16 जनवरी तक। तो आई होप आपकी तैयारी जो है अच्छी हो चुकी होगी। अब तक आपकी तैयारी जो है मस्त हो चुकी होगी और अभी भी कुछ चैप्टर्स आपके बचे हुए हैं, तो आपके पास समय है कुछ दिन का, आप जो है तैयारी कर सकते हो, उस चैप्टर को कवर कर सकते हो। ये जो पूरा सीरीज है ये रिवीजन के लिए है। आपने ऑलरेडी ये सारे चैप्टर्स पढ़ रखे होंगे। इस सीरीज को स्टार्ट किया गया था आपके रिवीजन पर्पज से। अगर आपने मान लो चैप्टर नहीं भी पढ़ा होगा कभी, तो इस रिवीजन सीरीज के वीडियोज को देखने के बाद जो है आपका वो चैप्टर पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पहले से पढ़ रखा होगा तो और भी ज़्यादा मज़ा आपको जो है इस सीरीज में आया होगा। इसके बाद जो है कुछ ही चैप्टर्स बचते हैं जो पूरे होने हैं। आपके एग्जाम स्टार्ट होने से पहले जो है वो सारे चैप्टर्स पूरे करवा दिए जाएंगे। ग्रेविटेशन है, साउंड है, वर्क पावर एनर्जी है, ये सारे चैप्टर जो है आपके पूरे करवा दिए जाएंगे। फोर्थ चैप्टर का हम लोगों ने पार्ट 1 देखा था, उसमें हम लोगों ने 50 प्रश्नों को किया था। आज के इस पार्ट 2 में हम लोग बाकी के 50 प्रश्न करेंगे और ये पूरा चैप्टर आपका अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। अगर आप देखो, जितने भी वीडियोज आए हैं इसमें ज़्यादातर वीडियो जो है वो 1 से 2 पार्ट्स में ही आए हैं। कुछ होंगे जिनमें 3 पार्ट्स मैंने लिए हैं, तो ज़्यादातर 1 से 2 पार्ट्स में आए हैं। तो आप जो है स्पीड बढ़ा करके चाहो तो एक बार में ही दोनों पार्ट्स कवर कर सकते हो। किसी भी चैप्टर को आपको कवर करना हो, जैसे मान लीजिए कि आपको सेल चैप्टर पढ़ना है ना, सेल चैप्टर को रिवाइज करना है, तो मान लो सेल के ऊपर मैंने 2 वीडियोज़ डाले हैं या पता नहीं 3 वीडियोज़ डाले हैं, 1 से 2 से 3 पार्ट्स, मैक्स टू मैक्स 3 पार्ट्स आपको मिलेंगे। ज़्यादातर चैप्टर्स ऐसे हैं जो 2 पार्ट्स मैंने कवर कराए हैं, तो स्पीड बढ़ा करके आप दोनों पार्ट्स जो है कवर कर लीजिए, अच्छे से आपका रिवाइज हो जाएगा। क्योंकि मैं इस सीरीज के अंदर क्या सब करवा रहा हूँ, एनसीईआरटी पूरा मैं करवा रहा हूँ आपको। एनसीईआरटी के लाइन से मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, उसके बाद एग्जाम्पलर के क्वेश्चन मैं कवर करवा रहा हूँ और साथ में PYQs में आपको करवा रहा हूँ। तो सब कुछ जो है अच्छे से आपका रिवाइज हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो किसी भी चैप्टर को आपको वापस से देखना है, तो कम टाइम में देखना चाहते हैं तो स्पीड बढ़ा करके 2x पर रखिए और सारे पार्ट्स जो है आप देख लीजिए। 2 पार्ट्स मिलेंगे अधिकांश में, किसी किसी में 3 पार्ट्स आपको मिल सकते हैं चैप्टर के अंदर। और इतने सारे क्वेश्चंस को करने के बाद एक एक चैप्टर के अंदर 100 सवाल, 150 सवाल, मैंने 250-300 सवाल भी करवाए होंगे कुछ चैप्टर में, तो बहुत ज़्यादा प्रश्न है। इतने करने के बाद उम्मीद जो है बहुत कम है कि आपसे उस चैप्टर से प्रश्न पूछा जाए और आपसे छूट जाए। अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है तो सवाल आपसे नहीं छूटने चाहिए। 25 सवाल आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। 25 में से अगर आप 22-23 सवाल भी करके चले आते हो तो मस्त है आपकी तैयारी, स्पेशली साइंस की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। PDF डाउनलोड करने के लिए आप ऐप पर जाएंगे। अब तक सारे ही चैप्टर्स के PDF जो है मैंने अपलोड कर रखे हैं ऐप पर, आप जाकर के ऐप पर डाउनलोड कर सकते हो। ऐप का लिंक मिलेगा, डाउनलोडिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और करते हैं बचे हुए 50 प्रश्नों को। जो न्यूटन के गति का प्रथम नियम था, द्वितीय नियम था, उन नियमों पर आधारित प्रश्नों को हम लोगों ने किया था पार्ट 1 में। आज हम लोग न्यूटन के गति के तृतीय नियम के ऊपर सवालों को देखेंगे। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जो प्रश्न है उन सारे को कवर करेंगे और कुछ PYQs करेंगे जो 2018 में पूछे गए थे रेलवे के अंदर। गति के तृतीय नियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर समान दिशा में बल लगाया जाता है। यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। न्यूटन के गति के तृतीय नियम के संबंध में आपको जो है विचार करना है। जैसे मान लीजिए कि ये एक टेबल है और इस पर एक वस्तु है, ये एक वस्तु है। इस वस्तु के द्वारा इस टेबल पर नीचे की ओर बल लगाया जाएगा। कितना बल लगेगा, तो इसके भार के बराबर, है ना। तो मैं यहाँ पर बल ही लिख देता हूँ, केवल F1 में लिख देता हूँ। इस वस्तु ने इस टेबल के ऊपर जितना बल लगाया, इस टेबल के द्वारा भी इस वस्तु पर उतना ही बल लगाया जाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। आप इसको ऐसे समझिए, ये मेरा हाथ है, इस पर ये बॉक्स है। इस बॉक्स के द्वारा मेरे हाथ पर नीचे की ओर जितना बल लगाया जाएगा, मेरे हाथ के द्वारा इस बॉक्स के ऊपर उतना ही बल, उतने ही परिमाण का ऊपर की दिशा में बल लगाया जाएगा। तो इसमें से एक को आप क्रिया बल बोलते हो, दूसरे को आप प्रतिक्रिया बल आप बोलते हो, एक्शन और रिएक्शन बोलते हो। जैसे इस बॉक्स ने मेरे हाथ पर जो बल लगाया उसे आप क्रिया बल बोल दो, और मेरे हाथ ने इस बॉक्स पर जो बल लगाया ऊपर की ओर उसे आप प्रतिक्रिया बोल दो, ठीक।
तो न्यूटन के गति के तृतीय नियम के हिसाब से ये F1 और ये F2 मैग्नीट्यूड में, परिमाण में बराबर होते हैं, बस दिशा में विपरीत होते हैं। F1 और F2 में से एक क्रिया दूसरा प्रतिक्रिया, एक एक्शन और दूसरा रिएक्शन होता है। जैसे अगर मान लीजिए F1 जो है 50 न्यूटन है, तो जो F2 है ये भी 50 न्यूटन ही होगा। डायरेक्शन अपोजिट होगा, एक ऊपर की ओर दूसरा नीचे की ओर। तो जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर समान दिशा में बल लगाया जाता है। गलत हो जाएगा, विपरीत दिशा में बल लगाया जाता है। गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया बल परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत होते हैं। यही मैंने आपको समझाया। क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव युगल रूप में होते हैं तथा अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। देखो, क्रिया और प्रतिक्रिया बल क्या एक ही वस्तु पर लगे हैं? नहीं। बॉक्स ने जो बल लगाया मेरे हाथ पर नीचे की ओर, वो क्रिया बल। मेरे हाथ ने इस बॉक्स पर जो बल लगाया ऊपर, वो प्रतिक्रिया बल। तो जो क्रिया बल है मेरे हाथ पे लग रहा है, प्रतिक्रिया बल इस बॉक्स पे लग रहा है। तो क्रिया और प्रतिक्रिया बल जो होते हैं ये अलग अलग वस्तु पर लगते हैं, और कोई भी बल हो वो हमेशा पेयर में होता है। कोई भी बल कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है। कहीं पर भी आप कोई बल देख रहे हो तो एक और बल होगा, यानी बल जो है जोड़े में ही पाया जाता है। यह स्टेटमेंट भी सही है। केवल 2 और 3 सही है। बी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। गति के तृतीय नियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी एकल बल का अस्तित्व नहीं होता है। बिल्कुल सही है। बल हमेशा जोड़े में होता है। जो बल है ये हमेशा जोड़े में होता है, अकेला नहीं होता है। अकेले बल का कोई अस्तित्व नहीं होता है। जैसे एक्शन और रिएक्शन, दोनों बल क्या है? जोड़े में है ना। यहां भी जो बल लग रहा है ये क्या है? जोड़े में एग्जिस्ट कर रहा है। बल सदैव युगल रूप में होता है, पेयर्ड होता है। बिल्कुल सही है। इन दोनों विरोधी बलों को क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल कहा जाता है। बिल्कुल सही है। सिर्फ इस केस में ही नहीं, सिर्फ न्यूटन के गति के तीसरे नियम में कहीं पर भी बल आपको दिखे तो वो जोड़े में ही होगा। ठीक, और ये न्यूटन के गति के तृतीय नियम से ही हमें मालूम चलता है। तीनों स्टेटमेंट्स सही है। डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। जैसे हम जो जमीन पर चल पाते हैं वहां भी एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो है वो काम करते हैं। जैसे पैर से हम क्या करते हैं कि जमीन पर पीछे की दिशा में बल लगाते हैं, जमीन भी हमारे पैर पर उतने ही परिमाण का आगे की ओर बल लगाती है। ठीक है, जो पैर है, पैर से क्या करते हैं कि हम लोग जमीन पर पीछे की ओर बल लगाते हैं तो जमीन जो है हमारे पैर पर आगे की ओर बल लगाती है, जिसके कारण हम आगे की ओर चल पाते हैं। आप बोलेंगे सर जमीन तो पीछे की ओर नहीं जाती है क्योंकि उसका द्रव्यमान ज़्यादा है। ठीक है, आप फॉर्मूला जो है आपने पढ़ा F = m में a बराबर हो जाएगा F/m। भले ही हम जितना बल जमीन पर लगा रहे हैं, जमीन भी हमारे पैर पर उतना ही बल लगा रही है, लेकिन यानी ये जो है ये सेम है, लेकिन द्रव्यमान तो अलग अलग है ना। क्योंकि हमारा द्रव्यमान, हमारे पैर का द्रव्यमान जो है, हमारा द्रव्यमान जो है वो कम है, इसीलिए हम त्वरित हो जाते हैं, लेकिन जमीन त्वरित नहीं होती है क्योंकि जमीन का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है। जिस फोर्स से हम त्वरित हो जाते हैं उतनी ही फोर्स जो जमीन त्वरित नहीं हो पाती है। यद्यपि क्रिया और प्रतिक्रिया बल मान में समान होते हैं, फिर भी वे समान त्वरण क्यों उत्पन्न नहीं कर सकते? यही चीज मैंने आपको समझाया है कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल जो है समान होते हैं, फिर भी वे समान त्वरण क्यों उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। तो A बराबर होता है बल बटे में द्रव्यमान। भले ही क्रिया और प्रतिक्रिया बल में ये समान होता है फोर्स, क्योंकि द्रव्यमान जो है अलग अलग वस्तु के अलग अलग होते हैं, इसीलिए त्वरण जो है वो अलग अलग उत्पन्न होते हैं। जमीन वाले केस में मैंने आपको समझाया। आप ये केस भी ले सकते हो कि आप किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे छोड़ते हैं, ये ऑब्जेक्ट जो है नीचे की ओर जा रहा है, लेकिन जमीन यानी कि ये जो वस्तु है, ये जो पेन है, इसके ऊपर पृथ्वी के द्वारा नीचे की ओर बल लगाया जा रहा है। ये वस्तु भी पृथ्वी को अपनी ओर खींच रही है। इस वस्तु को जमीन अपनी ओर, धरती जो है अपनी ओर खींच रही है। यह वस्तु भी उतने ही बल के साथ पृथ्वी को अपनी ओर खींच रही है, लेकिन यह वस्तु पृथ्वी की ओर तो जा रही है, लेकिन पृथ्वी जो है इस वस्तु की ओर नहीं आ रही है। कारण क्या है? इस वस्तु को पृथ्वी मान लो 10 न्यूटन से नीचे की ओर खींच रही है, ये वस्तु भी 10 न्यूटन से पृथ्वी को अपनी ओर खींचेगी। तो फोर्स दोनों के केस में सेम है, क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान ज़्यादा है तो 10 न्यूटन फोर्स काफ़ी नहीं है पृथ्वी को त्वरित करने के लिए।
इसका द्रव्यमान कम है तो 10 न्यूटन फोर्स काफी है इसको त्वरित करने के लिए नीचे की ओर। तो बोलेंगे क्योंकि दोनों बल अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं पर कार्य करते हैं, ये सही हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समान फोर्स आप लगाएंगे तो जरूरी नहीं है कि समान त्वरण उत्पन्न हो जाए, क्योंकि द्रव्यमान अलग अलग होगा तो त्वरण अलग अलग उत्पन्न होगा। ठीक, आप जो है 10 न्यूटन का फोर्स लगाइए किसी ट्रक के ऊपर और 10 न्यूटन का फोर्स जो है आप इस बॉक्स के ऊपर लगाइए। आप इस बॉक्स में त्वरण उत्पन्न कर देंगे, लेकिन आप ट्रक को त्वरित नहीं करवा पाएंगे। ट्रक को तो आप खिसका भी नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एक ट्रक को 10 न्यूटन फोर्स दें, क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ट्रक का द्रव्यमान ज्यादा है, इस बॉक्स का द्रव्यमान कम है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ऐसा आपको नहीं सोचना है कि बल लगाएंगे हम अलग अलग वस्तु पर तो समान त्वरण उत्पन्न होगा। हाँ, अगर द्रव्यमान समान हुआ वैसे केस में समान त्वरण उत्पन्न हो सकता है। सी हमारा राइट आंसर। क्रिया और प्रतिक्रिया बल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सही कथन चुनना है। ये बल परिमाण में समान और दिशा में समान होते हैं। नहीं, परिमाण में समान होते हैं, बिल्कुल सही है, दिशा में नहीं। तो एक्शन और रिएक्शन F1 बराबर F2 माइनस के साथ हम लोग ऐसे बोलेंगे, है ना। ये माइनस केवल ये बता रहा है कि दोनों बल एक दूसरे के विपरीत हैं। ये बल परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होते हैं, बिल्कुल सही है। ये बल परिमाण में असमान, दिशा में समान होते हैं, गलत है। ये बल एक ही वस्तु पर कार्य करते हैं, बिल्कुल गलत बात है। अलग अलग वस्तु पर कार्य करते हैं। बी हमारा राइट आंसर। क्रिया और प्रतिक्रिया बल एक दूसरे को क्यों नहीं संतुलित करते हैं? क्यों नहीं संतुलित करते हैं? देखो, क्यों संतुलित करेंगे? जैसे मान लीजिए ये एक वस्तु है, इस टेबल पे है। अब इस वस्तु के द्वारा टेबल पर नीचे की ओर फोर्स लगाया जा रहा है। मान लो ये एक्शन फोर्स है। इस टेबल के द्वारा इस वस्तु पर ऊपर की दिशा में फोर्स लगाया जाएगा, जो कि रिएक्शन होगा। आप चाहो तो इसको एक्शन बोल दो, तो इसको रिएक्शन बोल दोगे आप। अब ये जो रिएक्शन है और ये जो एक्शन है, भाई अलग अलग ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, एक ही ऑब्जेक्ट पे काम नहीं कर रहे हैं। एक ही ऑब्जेक्ट होता है, एक ही वस्तु यहां पर है और इस पर अगर दो फोर्स लग रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, मान लीजिए एक ऊपर की ओर 10 न्यूटन, दूसरा नीचे की ओर 10 न्यूटन, वैसे केस में हम बोल सकते हैं ना कि ये दोनों बल एक दूसरे को संतुलित कर रहे हैं। एक ही ऑब्जेक्ट पे लगता तो हम बोल सकते हैं। लेकिन यहां पर जो रिएक्शन और एक्शन है, भले ही परिमाण में दोनों समान है, दिशा में विपरीत है, लेकिन ये एक दूसरे को बैलेंस थोड़ी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं। एक्शन लग रहा है टेबल के ऊपर, रिएक्शन लग रहा है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो ये एक दूसरे को संतुलित नहीं कर पाएंगे। एक ही ऑब्जेक्ट पे सेम फोर्स अलग अलग डायरेक्शन, एक ही ऑब्जेक्ट पे सेम फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, तब जाकर के हम बोलते हैं कि वो फोर्स आपस में बैलेंस्ड हो जाएंगे। यहां तो अलग अलग वस्तु पर क्रिया और प्रतिक्रिया बल लगते हैं, इसीलिए ये दोनों फोर्स एक दूसरे को संतुलित नहीं करेंगे, क्योंकि वे अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, जैसे गोली पर लगने वाला त्वरित बल तथा बंदूक का प्रतिक्षेपण, यहां पर भी देखो, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है, बुलेट को फायर किया जाता है, वैसे केस में क्या होता है कि बंदूक के द्वारा गोली पर फोर्स लगाया जाता है। गोली जो है आगे की ओर भागती है और बंदूक भी पीछे की ओर झटका खाता है। यहां भी देखो एक्शन और रिएक्शन फोर्स है। बंदूक ने गोली पर फोर्स लगाया तो गोली ने बंदूक पे फोर्स लगाई। तो यहां भी जितना फोर्स बंदूक के द्वारा गोली पर लगाया जाता है, उतना ही फोर्स गोली के द्वारा बंदूक पर लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि गोली पर लगने वाला फोर्स 50 न्यूटन है, तो बंदूक पर लगने वाला फोर्स भी 50 न्यूटन है। लेकिन ये दोनों फोर्स जो है भले ही समान परिमाण के हैं, दिशा में अपोजिट है, लेकिन अलग अलग वस्तु पर कार्य कर रहे हैं। एक गोली पर, दूसरा बंदूक पर। अब देखो, गोली कितनी स्पीड के साथ भागती है, लेकिन बंदूक उतनी स्पीड के साथ पीछे की ओर झटका नहीं खाता है। कारण क्या है? बंदूक का गोली का द्रव्यमान कम है, इसलिए उसका त्वरण जो है ज्यादा होता है ना। ए बराबर F/m। एक्शन रिएक्शन में भले ही सेम होते हैं, लेकिन गोली का द्रव्यमान बहुत कम होता है, इसलिए जो त्वरण है उसमें त्वरण जो है वो ज्यादा उत्पन्न होता है। राइट, ये एग्जाम्पल भी देखो, ये जो नाविक है इसे आगे की ओर कूदना है। जब ये आगे की ओर कूदता है तो नाव को पीछे की ओर वो धकेलता है, नाव पर पीछे की ओर बल लगाता है। बदले में नाव भी जो है इस व्यक्ति पर आगे की ओर बल लगाती है, जिसके कारण ये आगे की ओर कूद पाता है। यहां भी अगर आप इसको एक्शन बोलते हो
तो ये रिएक्शन हो जाएगा। अगर इस नाविक ने नाव पर 100 न्यूटन का फोर्स लगाया है तो ये नाव भी इस नाविक के ऊपर जो है 100 न्यूटन का फोर्स लगाई होगी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। इसको मैंने प्लस मान लिया तो इसको मैं माइनस मानूंगा। ये दोनों फोर्स अलग अलग ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं। नाविक ने लगाया अपना फोर्स इस नाव के ऊपर, तो नाव ने अपना फोर्स इस नाविक के ऊपर लगाया है। समझे आप? दो किलोग्राम के एक पिस्तल से 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 150 मीटर पर सेकंड के क्षैतिज वेग से छोड़ी जाती है। पिस्तल के पीछे हटने के वेग का परिकलन करें। यानी बंदूक से बुलेट को फायर किया गया, बुलेट आगे की ओर जाती है, बंदूक जो है पीछे की ओर झटका खाता है, तो उसी की बात की जा रही है कि किस वेग से पीछे की ओर वो झटका खाया है। तो यहां पर देखो कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत हम लोग लगाएंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरी ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। सबसे पहले क्या करना है कि आपको देखना है सिस्टम, कि सिस्टम में क्या सब है। तो इस वाले सवाल में हमारे पास जो सिस्टम बनता है वो गन है और क्या है भाई, बुलेट है। ये हमारा सिस्टम है। इसके बाद देखेंगे आप कि सिस्टम पे सबसे पहले आपको सिस्टम डिफाइन करना है कि सिस्टम क्या है। सिस्टम में गन है और बुलेट है। गन बुलेट पर फोर्स लगाया है, बुलेट गन पर फोर्स लगाया है, ये इंटरनल फोर्स हो जाएगा। इस पूरे सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए। सिस्टम पे बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लगना चाहिए, बाहर से फोर्स जो है 0 होना चाहिए। वैसे केस में जो है हम संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगा सकते हैं। जैसे गन से बुलेट को फायर किया गया तो सिस्टम में गन है और बुलेट है, ये दोनों एक दूसरे पर बल लगाए चलेगा, लेकिन ये दोनों एक दूसरे पर बल लगाया चलेगा, इन दोनों के ऊपर बाहर से कोई तीसरा आकर के बल ना लगाए। अगर ऐसा है तो आप संवेग संरक्षण का सिद्धांत जो है लगा सकते हैं। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है ना, उसमें संवेग संरक्षण का सिद्धांत ही लगाया जाता है और यहीं से प्रश्न बनता है। वैसे तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, सवाल आप बनाएंगे, ये बस समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक। और संवेग संरक्षण का सिद्धांत का मतलब क्या होता है? संवेग संरक्षण का सिद्धांत का मतलब होता है टोटल प्रारंभिक कुल संवेग, सिस्टम पूरे सिस्टम का कुल संवेग प्रारंभिक बराबर पूरे सिस्टम का कुल संवेग अंत में जो है, यानी प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग पूरे सिस्टम का जो कुल संवेग है प्रारंभिक अवस्था में बराबर पूरे सिस्टम का जो कुल संवेग है अंतिम अवस्था में, PI बराबर PF। तो इसी पर जो है आपसे ये प्रश्न पूछा गया है। और संवेग बराबर क्या होता है सूत्र? संवेग बराबर सूत्र होता है ये, द्रव्यमान गुने में वेग। अब यहां पर हम लोग सवाल को बनाते हैं। हमने सिस्टम डिफाइन कर दिया कि भाई गन है और बुलेट है, गन है और क्या है, बुलेट है। अब देखो प्रारंभिक अवस्था में गन का संवेग लिखो, आप बंदूक का संवेग लिखो। तो देखो प्रारंभिक अवस्था में गन और बुलेट दोनों के दोनों रेस्ट में थे, दोनों के दोनों रेस्ट में थे ना। बुलेट को फायर नहीं किया गया है, तो गन भी और गन में जो बुलेट है ये दोनों रेस्ट में है, दोनों रेस्ट में है, यानी दोनों के लिए जो वेग है वो शून्य है, दोनों के लिए वेग शून्य है। द्रव्यमान गुने में वेग, अगर दोनों के लिए वेग 0 है तो मोमेंटम 0, अगर वेग ही 0 तो मोमेंटम 0। यानी इनिशियल स्टेट में बुलेट के फायर होने से पहले दोनों का संवेग 0-0, दोनों का संवेग 0-0। अच्छा, बुलेट फायर होने के बाद क्या हुआ? बुलेट फायर होने के बाद बुलेट इधर की ओर जाती है तो बंदूक इधर की ओर झटका खाता है। तो अब देखो फायर कर दिया गया है, तो गन का संवेग क्या है और बुलेट का संवेग क्या है? हमें गन का संवेग जो है यहां पर लिखना है और बुलेट का संवेग यहां पर लिखना है। तो हम क्या करेंगे कि देखो बुलेट इधर की ओर जा रही है, गन इधर की ओर, तो हम सबसे पहले एक डायरेक्शन डिफाइन कर लेंगे कि कौन से डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं और कौन से डायरेक्शन को नेगेटिव मानते हैं। तो हम क्या करते हैं कि ऐसे जो हमारा
एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, तो पॉजिटिव एक्स की ओर हम लोग क्या करते हैं कि पॉजिटिव मान लेते हैं। तो इधर के डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं और इधर के डायरेक्शन को हम लोग नेगेटिव मान लेते हैं, क्योंकि वेग एक सदिश राशि है, तो वहाँ पर दिशा और परिमाण दोनों का खेल होता है। तो हम लोग एक को धनात्मक दिशा मान लेंगे, दूसरे को ऋणात्मक। आपका दिल करे तो आप इधर को धनात्मक मान लो, इधर को ऋणात्मक मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इधर की ओर धनात्मक हम लोग क्यों मान रहे हैं? ताकि आप मैथ्स भी पढ़ते हो तो यहाँ पर पॉजिटिव एक्स होता है, यहाँ पर नेगेटिव एक्स होता है, इसलिए इधर वाले को हम लोगों ने पॉजिटिव ले लिया है। आपका दिल करे तो आप इधर वाले को ले लो पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम गन का बंदूक का संवेग लिखते हैं, फाइनल अंतिम संवेग हम लोग लिखते हैं। तो संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुने में वेग। भाई बंदूक का द्रव्यमान कितना? 2 किलोग्राम। और वेग कितना नहीं पता है, यही तो अपने को चाहिए, तो v। ठीक, अब आइए बुलेट की बात करते हैं। बुलेट का संवेग लिखना है फायर होने के बाद। अच्छा, यहां पर हम लोगों ने माइनस माना है तो यहां पर माइनस लगा देंगे, -2v। यहां जाइए बुलेट का लिखते हैं, है ना, गोली का संवेग लिखते हैं, तो गोली का द्रव्यमान। अब देखो गोली का द्रव्यमान यहाँ ग्राम में दिया हुआ है, आपको एसआई मात्रक में आंसर चाहिए तो सारा मान जो है आप एसआई मात्रक में ही डालेंगे। तो इस ग्राम को हम लोग किलोग्राम में क्यों ना कन्वर्ट कर लें, किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया। और गुने में वेग, वेग कितना है? 150 मीटर पर सेकेंड। अब आपको क्या लगाना है? संवेग संरक्षण का सिद्धांत, जो कि कहता है पी बराबर पी एफ, यानी कि प्रारंभिक अवस्था में कुल संवेग में देख लो भाई साहब, कुल संवेग में बंदूक का संवेग प्लस गोली का संवेग दोनों आएगा। तो प्रारंभिक अवस्था में कुल संवेग, इन दोनों को जोड़ दो तो 0 + 0 बराबर अंतिम संवेग में इस दोनों को जोड़ दो। ठीक, इस दोनों को जोड़ दो तो -2v प्लस इस दोनों को जोड़ दो, सॉरी इस दोनों को नहीं जोड़ना है, ये तो ऐसे ही आ जाएगा यहां पर। ठीक, अब यहां से -2v बराबर हो जाएगा ये 20 गुने में 10 पे पावर -3 गुने में 150, ये माइनस खत्म हो जाएगा। इस -2v को हम लोग इधर लेकर आ गए हैं, तो 20, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तीन गुने में 15, 150 गुने में 300 हो जाएगा, और हाँ ये सिंपली 3 आ जाएगा भाई साहब, 3 सिंपली 3। ठीक, और बट्टे में 2, ये बराबर हो जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर देखो ये जो बंदूक है जो कि बुलेट के अपोजिट डायरेक्शन में गति करेगा, कितने स्पीड से? 1.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, बुलेट के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 1.5 मीटर पर सेकेंड। क्या आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा तो आप इतना पापड़ बेलने जाएंगे? नहीं। और ये सवाल जो है आप मार्क कर लो, सवाल पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो आपको तो सिंपली फॉर्मूला लगाना है कि जो रिकॉइलिंग वेलोसिटी है गन की जो रिकॉइलिंग वेलोसिटी है, इसे निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? मोमेंटम लिखेंगे आप बंदूक का, मोमेंटम बंदूक का, तो यहाँ पर आप लिख लो कि द्रव्यमान बुलेट का गुने में वेलोसिटी बुलेट का बट्टे में द्रव्यमान गन का, है ना। कैपिटल M यानी कि बंदूक का द्रव्यमान, कैपिटल V यानी कि बंदूक की वेलोसिटी वेग, और स्मॉल m यानी कि गोली का द्रव्यमान, और स्मॉल v यानी कि गोली का वेग। ठीक, और यहां पर मैं माइनस भी लगा देता हूं। ठीक है, माइनस भी मैं आपको यहां पर लगा करके दे देता हूं। ये माइनस केवल और केवल आपको ये बताएगा, चाहे छोड़ो माइनस मत लगाओ, चाहे लगा लो, चलो ठीक है। ये माइनस याद रखिएगा, माइनस केवल आपको ये बताता है कि जो बंदूक का वेग है उसकी जो दिशा है गोली के वेग के विपरीत है। आपने यहां भी देखा, गोली इधर की ओर जा रही है तो बंदूक इधर की ओर जा रहा है। ठीक, आप बोलेंगे सर यहां पर तो माइनस नहीं आया। यहां पर माइनस इसलिए नहीं आया क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी डायरेक्शन डिफाइन कर लिया था। यहां पर देखो ना, वैल्यू लिखते समय ऑलरेडी मैंने माइनस लगा दिया हुआ है। अगर यहां पर माइनस नहीं लगाता, मैं पहले ही डायरेक्शन डिफाइन नहीं करता, तो यहां पर नेगेटिव आ जाता, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको अच्छे से कंठस्थ करके रखेंगे, बड़ा ही सिंपल है।
बंदूक की रिकॉइलिंग वेलोसिटी आपको चाहिए, बंदूक की रिकॉइलिंग वेलोसिटी आपको चाहिए। कुछ नहीं करना होता है, गोली का संवेग लिखना होता है, उसमें द्रव्यमान से भाग लगा दो। किसके द्रव्यमान से? बंदूक के द्रव्यमान से भाग लगा दो, हो गया, मिल जाएगा आपको रिकॉइलिंग वेलोसिटी। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत हम लोग कब लगाते हैं? जब निकाय पर लगने वाला बाह्य बल शून्य हो, जीरो हो। और संवेग संरक्षण का सिद्धांत मतलब क्या हुआ? पूरे सिस्टम का प्रारंभिक संवेग बराबर पूरे सिस्टम का अंतिम संवेग, बस हो गया। और संवेग बराबर ये सूत्र होता है, संवेग जो है सदिश राशि है, दिशा भी है इसमें और परिमाण भी है। 40 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक लड़की 5 मीटर पर सेकंड के क्षैतिज वेग से एक 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली स्थिर गाड़ी पर कूदती है। गाड़ी के पहिए घर्षण रहित हैं। गाड़ी की गति प्रारंभ करने की अवस्था में लड़की का वेग क्या होगा? गाड़ी की गति प्रारंभ करने की अवस्था में लड़की का वेग क्या होगा? इस बार देखो, जो निकाय है, जो सिस्टम है, उसमें क्या सब है पहले आप ये देखो। इस बार सिस्टम में ये लड़की है और ये गाड़ी है, ठीक है, ये काट है ना, गाड़ी है, ये हमारा सिस्टम है। इस सिस्टम पे लगने वाला बाहर से कोई फोर्स नहीं होना चाहिए। ये लड़की इस काट पे, ये काट इस लड़की पे फोर्स जो है लगाए चलेगा, वो इंटरनल फोर्स हो गया, पूरे सिस्टम के ही अंदर जो है उस पर फोर्स एक दूसरे पे लगाया जा रहा है। लेकिन इस दोनों के ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है। घर्षण लग सकता था, गाड़ी का जो पहिया है और जमीन है इसके बीच में घर्षण बल लग सकता था, वो बाह्य बल हो जाता है ना, वो बाह्य बल हो जाता। लेकिन बोल रखा आपको कि घर्षण नहीं है, इसीलिए बोल रखा है ताकि पूरे सिस्टम पर बाहर से कोई फोर्स ना लगे और मोमेंटम जो है कंजर्व रहे, संवेग जो है संरक्षित रहे, है ना। पूरे सिस्टम का जो संवेग है पहले और बाद में वो कंजर्व रहे, संरक्षित रहे। इसलिए बोल दिया गया है कि गाड़ी के पहिए घर्षण रहित है, कोई फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है। अगर फ्रिक्शन काम करता है यहाँ पर तो हम बोलते हैं कि पूरे सिस्टम पर बाहर से एक बल लग रहा है, वैसे केस में संवेग जो है संरक्षित नहीं रहता और ऐसे केस में हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन PI बराबर PF नहीं लगा सकते थे। तो यहाँ पर देखो ये सिचुएशन दिया गया है, एक लड़की है कूदती है, एक लड़की है जो कूदती है इस काट पे, इस गाड़ी पे कूदती है। कूदने के बाद ये काट जो है आगे की ओर बढ़ता है और लड़की उस पर है, वो भी जो है, दोनों जो है सेम डायरेक्शन एक साथ जो है वो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो कूदने के बाद जो है इस लड़की का वेग क्या है? तो सीधी सी बात है भाई, कूदने के बाद गाड़ी और इस लड़की दोनों का वेग जो है वो तो समान ही होगा। तो हमारे पास सिस्टम में ये लड़की है और ये काट है, हमारे पास सिस्टम में ये लड़की है, यहां पर हम लोग लिखते हैं लड़की है और ये काट है जिसको गाड़ी कहा गया है यहां पर। चलो हम लोग प्रारंभिक संवेग लिखते हैं, पहले दोनों का प्रारंभिक संवेग लिखते हैं। तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुने में वेग होता है, द्रव्यमान गुने में वेग होता है। तो कूदने से पहले की स्थिति, कूदने के बाद की स्थिति, है ना। प्रारंभिक अवस्था मतलब क्या? कूदने से पहले की स्थिति, और अंतिम अवस्था मतलब कूदने की बाद की स्थिति। तो आपसे पूछा गया है कि गाड़ी की गति प्रारंभ करने की अवस्था में, पहले तो गाड़ी रुकी हुई थी, बाद में जब लड़की कूदती है तब गाड़ी आगे की ओर बढ़ती है, वैसे केस में लड़की का वेग क्या है ये पूछा गया है। तो प्रारंभिक स्थिति कूदने से पहले की कहानी क्या सब भाई? तो लड़की जो है वो इस स्पीड से आकर के इस पर कूदती है। तो लड़की का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है और वेग, प्रारंभिक वेग 5। हम काट की बात करते हैं, काट का द्रव्यमान 3 किलोग्राम है, लेकिन गाड़ी जो है पहले रुकी हुई थी, वेग 0। ठीक, अब आ जाइए हम लोग अंतिम स्थिति, कूदने के बाद की कहानी। कूदने के बाद द्रव्यमान तो लड़की का 40 किलोग्राम ही रहना है और वेग जो है बताया गया है कि v है। ठीक, काट का द्रव्यमान 3 किलोग्राम है और इसका वेग भी v ही है, दोनों समान ही वेग से जा रहे हैं। हम डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, वेलोसिटी के डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो देखो पहले लड़की इधर की ओर कूद रही थी और बाद में भी कूदने के बाद इधर की ओर ही जा रही है और इसको हम लोगों ने धनात्मक मान लिया है। तो यहाँ पर कहीं भी माइनस का खेल नहीं आएगा क्योंकि सेम ही डायरेक्शन में सारी कहानी जो है चल रही है। अब लगाओ संवेग संरक्षण के सिद्धांत। पूरे सिस्टम का कुल द्रव्यमान बराबर पूरे सिस्टम का जो प्रारंभिक संवेग है बराबर पूरे सिस्टम का जो है अंतिम संवेग है। तो पूरे सिस्टम का यानी कि इन दोनों संवेग को जोड़ो प्रारंभिक वाले को, तो 40 और गुने में 5 है, 40 गुने में 5 है प्लस 3 गुने में 0, तो ये 0 ही हो जाएगा, बराबर अंतिम संवेग के लिए इन दोनों को जोड़ दो तो 40v प्लस 3v हो जाएगा। यहाँ देखो 40 और 3 43v बराबर, और ये हो जाएगा 200।
यहाँ से v आ जाएगा 200/4, यानी कि 50 मीटर, नहीं वही 43 है। तो ये 4.6 मीटर पर सेकेंड आएगा। कैसे बना? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर बना है। सबसे पहले आप सिस्टम देखो भाई, सिस्टम में क्या सब है। पूरे सिस्टम का प्रारंभिक संवेग बराबर पूरे सिस्टम का अंतिम संवेग, ठीक। और डायरेक्शन का भी ध्यान में रखिएगा कि वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है कब क्या हो रहा है। अगला सवाल है, हॉकी की प्रतिद्वंदी टीमों के 2 खिलाड़ी गेंद को हिट करने के प्रयास में परस्पर टकरा जाते हैं। 2 टीम हॉकी खेल रहे हैं, 2 प्लेयर्स दोनों अलग अलग टीम के आपस में टकरा जाते हैं और उलझ जाते हैं। पहले खिलाड़ी का द्रव्यमान 60 किलोग्राम तथा वह 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गति में था, जबकि दूसरा खिलाड़ी जिसका द्रव्यमान 55 किलोग्राम है 6 मीटर पर सेकंड के वेग से पहले खिलाड़ी की ओर गति कर रहा था। जो दूसरा खिलाड़ी है वो पहले खिलाड़ी की ओर जो है वो गति कर रहा था, यानी दोनों खिलाड़ी जो है एक दूसरे को अपोजिट थे। एक खिलाड़ी इधर से, दूसरा खिलाड़ी इधर से, दोनों आपस में टकरा जाते हैं, उलझ जाते हैं और फिर साथ में गति करते हैं। टकराकर उलझने के बाद वे दोनों किस दिशा में किस वेग से गति करेंगे, किस डायरेक्शन में किस वेग से गति करेंगे। बोल रखा है मान ले कि क्षैतिज दिशा में कोई बाहरी बल नहीं लग रहा है। तो यहां पर आप देखो सिस्टम में क्या है। सिस्टम में भाई 2 खिलाड़ी हैं, फर्स्ट प्लेयर और सेकंड प्लेयर, 2 खिलाड़ी हैं। यही जो है आपका सिस्टम है। ये दोनों एक दूसरे से टकराए, एक दूसरे पर बल लगाए, वो इंटरनल फोर्स हो गया। इन दोनों पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ऐसा आपसे सवाल में भी कहा गया है। यानी यहां पर आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हो। ये कॉन्सेप्ट जो है आप यहां पर लगा सकते हो। और मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने का तरीका आप सीख चुके हैं। पहले देखो सिस्टम में भाई कौन कौन सी है, सिस्टम में है कौन कौन। तो फर्स्ट प्लेयर और सेकंड प्लेयर, 2 प्लेयर्स हैं। दोनों का आप संवेग लिखेंगे प्रारंभिक अवस्था में और अंतिम अवस्था में। उसके बाद पी आई बराबर पी एफ करेंगे टोटल। देखो ये पहला खिलाड़ी है फर्स्ट और ये दूसरा प्लेयर है। इसका संवेग कैसे लिखेंगे? द्रव्यमान और गुने में जो इसका वेग है प्रारंभिक अवस्था में, द्रव्यमान गुने में वेग। एक चीज और देखो, इसके डायरेक्शन को, इसका वेग इधर की ओर है यानी इसके डायरेक्शन की ओर है, इसको हम लोगों ने धनात्मक मान लिया और इसके डायरेक्शन को हम लोगों ने ऋणात्मक मान लिया है ना। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो एक को धनात्मक दिशा में, दूसरे को ऋणात्मक दिशा में मान लिया। क्योंकि वेग के पास दिशाएं होती है, तो हमें यह बताना पड़ेगा कि भाई किसको आपने पॉजिटिव माना है, किसको आपने नेगेटिव माना है, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपका दिल करे इसको धनात्मक मान लो, इसको ऋणात्मक मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर ये क्या करते हैं कि टकरा जाते हैं, उलझ जाते हैं। टकराने के बाद ये दोनों साथ साथ गति करते हैं। अब यहां पर किस दिशा में ये गति करेंगे अपने को नहीं पता है, वो पता करना है। और किस वेग से गति करेंगे ये भी आपको पता करना है, ठीक। तो प्रारंभिक अवस्था में पहले प्लेयर का संवेग लिखिए, तो पहले प्लेयर का द्रव्यमान और गुने में पहले प्लेयर का वेग, ठीक। प्रारंभिक अवस्था में दूसरे प्लेयर का संवेग लिखिए, तो दूसरे प्लेयर का वेग, द्रव्यमान और गुने में वेग। तो वेग को 6 मीटर पर सेकंड में हम लोग माइनस लगाकर लिखेंगे, क्योंकि हमने इधर इसके वेग को जो है ऋणात्मक माना है, तो -6। अंतिम अवस्था में क्या होगा देखो, दोनों टकरा जाते हैं। तो पहले का द्रव्यमान 60 किलोग्राम और वेग हमें नहीं पता है, हमने v मान लिया है, ठीक है, हमें नहीं पता है। अच्छा, हम लोग मान लेते हैं कि इधर की ओर दोनों टकरा कर जाएंगे। हमारा मानना सही है गलत है वो बाद में आपको पता चल जाएगा। हमने मान लिया इस डायरेक्शन में ये दोनों गति करते हैं, पॉजिटिव साइन हम लोग लेंगे यहाँ पर। इसका द्रव्यमान 55 और गुने में वेग, दोनों का वेग तो सेम ही है। अब हम लोग लगाते हैं निकाय का कुल संवेग प्रारंभिक अवस्था में बराबर निकाय का कुल संवेग अंतिम अवस्था में। तो प्रारंभिक अवस्था में इन दोनों को जोड़ दो, 60 गुने में 5 प्लस ये हो जाएगा 55 गुने में -6 बराबर अंतिम संवेग इन दोनों को जोड़ दो, 60v 55v, ये हो जाएगा 300 गुने में 330 बराबर ये 115v। यहाँ से v आ जाएगा -30 बट्टे में 115। अब यहाँ पर देखो ये
0.3 मीटर पर सेकेंड आएगा। अब यहाँ पर देखो जो v आया है वो आपका ऋणात्मक आया है और हमने क्या माना था, धनात्मक माना था, यानी कि हमारा मानना जो है वो गलत है, हमारा मानना गलत है। अगर हमने धनात्मक माना और धनात्मक ही आंसर आ जाता तो हमारा मानना सही था, लेकिन हमने धनात्मक मान लिया लेकिन हमें ऋणात्मक मान मिला, यानी कि दोनों जो है इधर की ओर गति करेंगे, है ना। यानी टकराने के बाद जो है इधर की ओर गति करेंगे, इधर की ओर गति करेंगे। इधर की ओर मतलब किधर, पहले प्लेयर की ओर गति करेंगे, फर्स्ट प्लेयर की ओर गति करेंगे, समझे आप। पहले प्लेयर की ओर जो है वो गति करेंगे दोनों के दोनों, क्योंकि ऋणात्मक आया है ना। जो पहला प्लेयर है वो दूसरे प्लेयर की ओर गति कर रहा है, जो दूसरा प्लेयर है ये पहले प्लेयर की ओर गति कर रहा है। ऋणात्मक चिन्ह आया है यानी टकराने के बाद इधर की ओर गति करेंगे, और इधर की ओर कौन है, पहला प्लेयर है। तो हम बोलेंगे 0.3 मीटर पर सेकंड पहले खिलाड़ी की दिशा में, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये मोमेंटम कंजर्वेशन के ऊपर आपने कुछ प्रश्नों को देखा। एक अग्निशमन कर्मचारी को तीव्र गति से बहुत ज्यादा मात्रा में पानी फेंकने वाले रबर की नली को पकड़ने में कठिनाई क्यों होती है। अगर मान लो पाइप है, पाइप से बहुत तेज पानी जो है बाहर निकल रहा है, तो पाइप जो है पीछे की ओर झटका खाता है ना। कारण क्या है, पानी जो बाहर की ओर निकलता है एक फोर्स के साथ निकलता है, और वो फोर्स जो है पाइप पर भी लगता है अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए क्योंकि पानी के तीव्र वेग से निकलने पर नली पर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगता है। एक 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली 4 किलोग्राम द्रव्यमान की राइफल से 35 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से छोड़ी जाती है। राइफल के प्रारंभिक प्रतिक्षेपित वेग की गणना कीजिए। वही गन और बुलेट वाला जो सवाल आपने बनाया उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है। रिकॉइलिंग वेलोसिटी, प्रतिक्षेपित वेग की गणना कीजिए। तो इसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि जो बुलेट है इसका आप संवेग लिखेंगे और भाग लगाएंगे राइफल या फिर बंदूक है उसके द्रव्यमान से, सारे मान को पुट करेंगे। ये आपको अच्छे से याद रखना है। गोली का द्रव्यमान 50 ग्राम है तो इसको हम लोग किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, है ना। एसआई मात्रक में आंसर चाहिए तो सारे वैल्यू जो है एसआई मात्रक में डालेंगे। गोली का वेग है 35 मीटर पर सेकेंड, बंदूक का द्रव्यमान है 4 किलोग्राम। सॉल्व करेंगे तो यही -0.45 मीटर पर सेकेंड के आसपास आएगा। सी आंसर हमारा हो जाएगा। माइनस चिन्ह केवल ये बताता है जिस दिशा में गोली गई है उसके विपरीत दिशा में बंदूक या फिर राइफल जो है वो झटका खाता है। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। इस वाले फॉर्मूले को याद रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, इसके ज़्यादा चांस हैं। 100 ग्राम और 200 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही रेखा के अनुदिश एक ही दिशा में क्रमशः 2 मीटर पर सेकंड और 1 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रही है। दो द्रव्यमान है 100 ग्राम 200 ग्राम के, एक ही डायरेक्शन में दोनों के दोनों जा रहे हैं, अलग अलग स्पीड से जा रहे हैं। दोनों वस्तुएं टकरा जाती हैं। टक्कर के पश्चात प्रथम वस्तु का वेग ये हो जाता है तो दूसरी वस्तु का वेग ज्ञात करें। इस बार हमारे सिस्टम में ये दो द्रव्यमान हैं जो दोनों टकरा जाते हैं। देखो बंदूक गोली वाला जो सवाल आए, टक्कर वाला जो सवाल आए, इन सारे में संवेग संरक्षण का सिद्धांत ही लगता है। तो इस बार हमारे सिस्टम में ये दोनों के दोनों द्रव्यमान हैं। जैसे मान लीजिए ये एक वस्तु है, दूसरी वस्तु ये है, ये दोनों के दोनों इसी वाले डायरेक्शन में जा रहे थे मान लीजिए। फिर क्या होता है, ये दोनों टकरा जाते हैं। टकराने के बाद एक जो है इस वाले वेग से जाता है, दूसरा किस वाले वेग से जाएगा, यही आपसे पूछा गया है। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ठीक। प्रथम वस्तु का वेग यानी कि जो 100 ग्राम वाला है और ये 200 ग्राम वाला है, दोनों का स्पीड लिख लेते हैं। 2 मीटर पर सेकेंड, इसका 1 मीटर पर सेकेंड। टकराने के बाद ए के बारे में कहा गया है कि ये इस वाले स्पीड से जाता है। तो मान लो कि मैंने मान लिया इधर की ओर ये गया, सवाल में बोल नहीं रखा है लेकिन हम लोगों ने मान लिया। बी के बारे में बताना है कि किधर की ओर जाएगा, बी के बारे में बताना है कि किधर की ओर जाएगा। तो हमने मान लिया कि बी भी जो है इधर की ओर जा रहा है, हमने मान लिया इधर की ओर जा रहा है, ठीक है। हमारा मानना सही है या गलत है वो अंत में जो चिन्ह आएगा ना उससे समझ में आ जाएगा। हमने मान लिया कि इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस बार हमारे सिस्टम में देखो क्या सब है। हमारे पास सिस्टम में ए है और बी है, दोनों का हम लोग संवेग लिखते हैं प्रारंभिक और अंतिम। इसका संवेग क्या हो जाएगा, देखो 100 ग्राम है यानी कि 0.1 kg, द्रव्यमान इसका क्या हो जाएगा 0.1 किलोग्राम, और वेग 2 है, इसका कितना हो जाएगा
0.2 गुने में वेग जो है 1 है। अंतिम संवेग आ जाइए लिखते हैं, अंतिम संवेग फिर द्रव्यमान गुने में वेग, द्रव्यमान तो 0.1 ही रहेगा, वेग आपको बोला गया है कि 1.67 हो जाता है, 1.67, ठीक। और इधर वाले को हम लोगों ने पॉजिटिव मानकर चला है, इसका भी हम लोगों ने इधर पॉजिटिव माना है, इसका भी हम लोगों ने पॉजिटिव माना है, सब हम लोगों ने पॉजिटिव मान लिया है। इसका द्रव्यमान 0.2 किलोग्राम और वेग हमें नहीं पता है तो हम लोगों ने v मान लिया है। अब क्या लगाएंगे कॉन्सेप्ट, पी आई बराबर पी एफ, इसको जोड़ो 0.2 प्लस ये 0.2 हो जाएगा बराबर, ये कितना हो जाएगा 0.167 प्लस 0.2v, ये हो जाएगा 0.4 इज इक्वल टू 0.4 माइनस 0.167 बराबर 0.2v, यहाँ से v आ जाएगा 0.233 डिवाइडेड बाई 0.2, तो ये 1.1 मीटर पर सेकेंड आएगा। बहुत क्लोज आंसर है ये दोनों में से कोई भी जो है ऑप्शन में आपको दिया जा सकता है अगर ये सवाल आता तो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने जो ये v है, ये हम लोगों ने माना था कि इधर की ओर ही टकरा करके ये b जाएगा, पॉजिटिव हमने माना था और पॉजिटिव ही हमारा आंसर आया, यानी कि हमारा मानना सही था। अगर मान लीजिए हम लोगों ने पॉजिटिव माना और यहाँ पर जो है नेगेटिव आ जाता तो हमारा मानना जो है गलत हो जाता, तो हम मानकर चलते हैं कि b जो है इधर की ओर जाता, तो a हमारा आंसर हो जाएगा। ये देख लेना क्या वैल्यू आता है, मेरे ख्याल से 1.1 मीटर पर सेकंड ही है। संवेग किसका गुणनफल होता है, तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने में वेग, तो हम बोलेंगे बी ऑप्शन सही है, द्रव्यमान गुने में वेग। संवेग संरक्षण का सिद्धांत किस पर आधारित है, न्यूटन के तीसरे नियम पर, न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर। जैसे बंदूक से बुलेट जब फायर किया जाता है तो बंदूक से जितना फोर्स बुलेट पे लगाया जाता है उतना ही फोर्स बुलेट के द्वारा बंदूक पर लगाया जाता है। एक्शन रिएक्शन अपोजिट होते हैं और जो है डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं, और उस पूरे सिस्टम पे बंदूक और बुलेट में बाहर से कोई फोर्स जब नहीं लगता है तब संवेग जो है संरक्षित रहता है। यदि किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल शून्य हो तो उसका संवेग कैसा रहेगा। यदि किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बाह्य बल है ना, बाह्य बल शून्य हो, वैसे केस में संवेग जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। पूरे सिस्टम का कुल संवेग जो प्रारंभिक अवस्था में था वही हो जाएगा पूरे सिस्टम का संवेग अंतिम अवस्था में। इसी को बोलते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत। किसी वस्तु पर अधिक समय तक बल लगाने से उसका संवेग परिवर्तन कैसे होगा। ज्यादा देर तक आप बल लगाओगे तो संवेग में परिवर्तन ज्यादा होगा। आपने पढ़ा बल बराबर संवेग में परिवर्तन की दर, यहां से बल गुने में समय बराबर संवेग में परिवर्तन हो जाएगा। जितना ज्यादा टाइम लगाओगे संवेग में परिवर्तन उतना ही ज्यादा मिलेगा, संवेग परिवर्तन अधिक होगा। 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग समान त्वरण से चलते हुए 6 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है। वस्तु के पहले और बाद के संवेग की गणना करें, उस बल के परिमाण की गणना करें जो उस वस्तु पर आरोपित है। तो देखो पहले 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वस्तु जो है वो चल रही थी, है ना, पहले जो है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी, तब संवेग कितना था 5 गुने में द्रव्यमान कितना है 100 किलोग्राम है, तो द्रव्यमान गुने में वेग होता है, द्रव्यमान जो है वो 100 किलोग्राम है और वेग जो है पहले 5 मीटर पर सेकंड था, तो ये 500 किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगा। फिर बाद में वेग बदल कर कितना हो जाता है 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो 100 गुने में 800 किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आपसे क्या पूछा है, बल पूछा है, तो बल बराबर आप यहीं से निकाल सकते हो संवेग में परिवर्तन की दर। आप चाहो तो द्रव्यमान गुने में त्वरण भी कर सकते हो, उससे भी आ जाएगा। तो अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग और बट्टे में समय जो है वो 6 सेकंड है। 800 माइनस 500 300 बट्टे में 6 यानी कि 50 न्यूटन। तो देखो पहले 500 फिर 800 और फिर 50 न्यूटन। सी ऑप्शन जो है हमारा वो सही हो जाएगा।
यदि किसी गेंद का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, वह 3 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, उसका संवेग क्या होगा? तो संवेग बराबर जो है द्रव्यमान गुने में वेग होता है। द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, वेग 3 है, 6 किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और इस तरह के न्यूमेरिकल जो है आसान आसान आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फॉर्मूला याद रहेगा तो आप बना पाओगे, अदरवाइज आप नहीं बना पाओगे। 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर 5 सेकंड तक कार्य करता है, उसके संवेग में परिवर्तन कितना होगा? संवेग में परिवर्तन कितना होगा? तो बल बराबर जो है संवेग में परिवर्तन का दर होता है, तो संवेग में परिवर्तन बराबर हो जाएगा बल गुने में समय। बल आपको दे रखा है 10 न्यूटन और समय आपको दे रखा है 5 यानी कि 50 न्यूटन सेकंड। ठीक, 50 न्यूटन सेकंड। डी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। ये फॉर्मूला जो है आपको याद रखना है, इसके ऊपर प्रश्न जो है पूछा जाता है इसी प्रकार से। एक 0.5 किलोग्राम गेंद को 10 मीटर पर सेकंड से रोक दिया जाता है, बल 2 सेकंड तक कार्य करता है, लगाया गया बल कितना था? तो बल बराबर द्रव्यमान गुने में त्वरण होता है। आप इस सवाल को चाहो तो इस वाले फॉर्मूले से भी बना सकते हो, है ना, प्रारंभिक संवेग अंतिम संवेग लिख करके इस वाले फॉर्मूले से हम लोग बनाते हैं। 0.5 त्वरण बराबर v माइनस में u बट्टे में t हो जाएगा, क्योंकि सीधा त्वरण हमें नहीं दिया गया है, वेग दिया गया है। अब देखो अंतिम वेग 0 हो जाएगा क्योंकि रोक दिया गया है। प्रारंभिक वेग जो है 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा और समय जो है ये 2 सेकंड है। 0.5 इंटू में -5 हो जाएगा यानी कि -2.5 न्यूटन हो जाएगा। बल के साथ जो है नेगेटिव साइन आया है, तो सीधी सी बात है जिस दिशा में वस्तु, जिस दिशा में गेंद जो है चल रही है उसके विपरीत दिशा में बल लगाया गया है। यह एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है। एक राइफल से गोली चलाई गई, यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? एक राइफल से गोली चलाई गई, यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर, तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? देखो एक फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर p² बट्टे में 2m। ये संवेग है p। ठीक, अगर संवेग में कोई परिवर्तन ना हो, अगर संवेग में कोई परिवर्तन ना हो, वैसे केस में गतिज ऊर्जा और द्रव्यमान में जो है उल्टा रिलेशन होता है, उल्टा रिलेशन होता है। और राइफल और गोली वाले सवाल में आपने देखा, राइफल और गोली वाले सवाल में क्या होता है कि आरंभ में बंदूक का भी संवेग 0 और राइफल का भी संवेग 0, क्योंकि दोनों रेस्ट में होते हैं। सॉरी, आरंभ में गोली का भी संवेग 0 और राइफल का भी संवेग 0, फायर होने से पहले दोनों का संवेग 0 होता है। तो कुल संवेग हम लोग कैसे लिखते हैं? 0 + 0। अंत में क्या होता है? बुलेट फायर किया जाता है तो गोली के पास अपना कुछ संवेग होता है, गोली के पास अपना कुछ संवेग होता है, प्लस बंदूक का अपना संवेग होता है। तो ऐसे केस में देखो क्या आया कि बुलेट का संवेग बराबर बंदूक का संवेग, है ना, गोली का संवेग बराबर बंदूक का संवेग, यानी दोनों का संवेग जो है वो समान है, परिमाण में समान है, डायरेक्शन में अपोजिट है, इसलिए यहां पर माइनस आया। ये समझ में आया आपको? बुलेट के फायर होने से पहले बंदूक भी रेस्ट में और गोली भी रेस्ट में, दोनों के दोनों विराम अवस्था में, यानी दोनों का संवेग 0। ठीक, बुलेट के फायर होने के बाद गोली इस डायरेक्शन में जाती है किसी वेग से तो उसका कुछ संवेग आएगा, और बंदूक पीछे को झटका खाएगा तो उसका कुछ संवेग आएगा। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत हम लोगों ने यहाँ पर लगाया तो हमें ये मिला, यानी बंदूक का संवेग बराबर गोली का संवेग, डायरेक्शन में अपोजिट। यानी कि ये इस वाले फॉर्मूले में ये संवेग जो है दोनों के लिए समान है, तो गतिज ऊर्जा जो है द्रव्यमान पर निर्भर करेगी। तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? क्योंकि राइफल का द्रव्यमान ज्यादा है तो उसकी गतिज ऊर्जा कम होगी, गोली की गतिज ऊर्जा से कम। बी ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड किसी घर्षणहीन क्षैतिज मेज पर 4 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से फिसल रहा है। इस वस्तु की इसी वेग से गति बनाए रखने के लिए आवश्यक बल है। अब देखो एक मेज है जिस पर एक द्रव्यमान है 2 किलोग्राम का, जो 4 मीटर पर सेकंड के स्पीड से नियत वेग से, इसी वेग से जो है गति कर रहा है। एक द्रव्यमान 2 किलोग्राम का है।
बोल रखा है कि यहां पर फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शनलेस सरफेस है ये। ठीक, अगर मान लीजिए घर्षण बल होता तो हम जानते हैं कि धीरे धीरे ये जो द्रव्यमान है, ये जो पिंड है, ये जो बॉडी है, ये रुक जाता है ना, क्योंकि घर्षण जो है पीछे की ओर काम करता है, घर्षण बल। लेकिन इसी वेग से जो है ये चल रहा है और इसी वेग में इसको बनाए रखना है। कितने बल की आवश्यकता होगी? कोई बल की आवश्यकता नहीं होगी। नियत वेग से मतलब क्या? त्वरण जीरो, त्वरण जीरो, त्वरण जीरो मतलब कोई फोर्स नहीं लगाना है। न्यूटन के गति का पहला नियम याद करो। न्यूटन के गति का जो पहला नियम है वो ये कहता है कि अगर कोई वस्तु मान लीजिए कि नियत वेग से चल रहा है तो वो उसी वेग से चलता रहेगा जब तक कि उस पर आप बाहर से कोई बल ना लगा दे। अगर आप चाहते हैं कि वो नियत वेग से ना चले, उसके वेग में परिवर्तन हो, तो आपको बाहर से बल लगाना पड़ेगा। जब तक आप बाहर से बल नहीं लगाएंगे वो उसी नियत वेग से चलता रहेगा। यहां पर बाहर से एक बल लगना चाहिए था, घर्षण बल, लेकिन बोल रखा है कि घर्षणहीन है, यानी घर्षण बल भी नहीं है। तो अगर घर्षण बल नहीं है, बाहर से कोई बल नहीं लग रहा है, तो इसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमें किसी भी फोर्स की आवश्यकता नहीं है, ये इसी नियत वेग से चलते रहेगा। ठीक, 0 न्यूटन। अगर कोई वस्तु नियत वेग से गतिशील है तो उसी वेग से गतिशील रहेगी, कोई भी बल आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहते हैं उसके वेग में परिवर्तन हो तो बाहर से आपको बल लगाना पड़ेगा। सवाल में ही बोल रखा है कि भाई इसी वेग से गति बनाए रखना है, तो कोई बल आपको नहीं चाहिए, कोई बल आपको नहीं चाहिए, छोड़ दो। हाँ, घर्षण बल भी नहीं है। अगर घर्षण बल होता तो आप फोर्स मत लगाओ रोकने के लिए, लेकिन घर्षण बल तो है वहां पर, अपोजिट डायरेक्शन में लगता और ये पिंड जो है वो रुक जाता। ठीक है, लेकिन बोल रखा है कि घर्षण भी नहीं है, तो 0 न्यूटन हमारा आंसर हो जाएगा। रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है? एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। तो संवेग संरक्षण के नियम पे कार्य करता है। इसके स्थान पर कभी आ जाए न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर कार्य करता है तो भी सही हो जाएगा। सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सही नहीं है? है ना, त्वरित गति है यानी कि त्वरण है। एक्सेलरेशन जो है कुछ ना कुछ है, एक्सेलरेशन जो है वो 0 नहीं है। एक पिंड है जो कि एक्सेलरेटेड है यानी उसके पास एक्सेलरेशन है, तो बताना है। अच्छा, वो सरल रेखीय पथ के अनुदिश यानी स्ट्रेट लाइन में बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए चल रहा है। इसकी चाल परिवर्तित होती रहती है, बिल्कुल सही है ना। आपको इस सवाल में क्या दिया गया है? देखो, आपको जो है इस सवाल में दिया गया है कि देखिए भाई साहब, त्वरण जो है वो 0 नहीं है, मतलब त्वरण कुछ ना कुछ है, मतलब वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है। वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है। वेग परिवर्तित हो रहा है, और वेग में परिवर्तन याद करो कैसे कैसे हो सकता है? चाल में परिवर्तन हो जाए प्लस दिशा में परिवर्तन हो जाए। अब बोल रखा है दिशा में परिवर्तन नहीं हो रहा है, सरल रेखीय पथ के अनुदिश गति हो रही है, स्ट्रेट लाइन में, नो डायरेक्शन, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं, डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा है, तो इसके कारण तो वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, डेफिनेटली चाल में परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण वेग में परिवर्तन हो रहा है और गति जो है वो त्वरित है। तो ये सही है। इसका वेग सदैव परिवर्तित हो रहा है, तभी तो त्वरण उत्पन्न हो रहा है, तभी तो त्वरित गति है, तभी तो त्वरण 0 नहीं है। इस पर सदैव एक बल कार्य करता है, बिल्कुल सही है, बल है तो त्वरण है। ठीक है, F बराबर m इंटू में a, अगर त्वरण 0 नहीं है तो बल भी 0 नहीं होगा, इसके ऊपर कोई ना कोई बल लग रहा है। यह सदैव पृथ्वी से दूर जाता है तो यह जरूरी नहीं है। ये मतलब ऐसे हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जा रहा है, नो डाउट यहाँ भी त्वरण है, अगर हम छोड़ते हैं तो भी इसके पास त्वरण है ना, तो भी इसके पास त्वरण है, क्योंकि यहाँ पर जो है पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है वस्तु को, ऊपर फेंकते हैं तो भी पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, त्वरण जो है नीचे की ओर काम करता है। तो चाहे ऊपर फेंको चाहे नीचे फेंको, ठीक, वस्तु अगर ऊपर की ओर जा रही है तो भी त्वरित है, नीचे की ओर आ रही है तो भी त्वरित है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हो हमेशा जरूरी नहीं है। गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया सदैव एक ही वस्तु पर लगती है, गलत हो जाएगा, अलग अलग वस्तु पर लगती है। सदैव दो भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में कार्य करती है, सही है। कि परिमाण एवं दिशाएं समान होती है? नहीं, परिमाण समान होते हैं, दिशाएं विपरीत होती है। किसी भी एक वस्तु पर एक दूसरे के अविलंबित कार्य करती है, लेकिन अलग अलग वस्तु पर। ठीक,
बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी पिंड का जड़त्व उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करता है। ऑलरेडी हम लोगों ने अच्छे से चर्चा किया हुआ है पार्ट 1 में। कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है। इसका यह अर्थ है कि रेलगाड़ी की गति, जैसे ट्रेन है, ठीक, ट्रेन में एक व्यक्ति है जो सिक्का को उछालता है। ट्रेन मान लो इस डायरेक्शन में जा रही है, तो व्यक्ति जब सिक्का ऊपर की ओर उछालता है उस समय सिक्का ऊपर की ओर जाता है। जिस समय सिक्का को उछालता है उस समय ट्रेन की जो स्पीड है और जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में भी सिक्का जाता है। यानी सिक्का के पास दो वेलोसिटी है, दो प्रकार की वेलोसिटी, एक ऊपर की ओर और एक इस डायरेक्शन में। तो सिक्का जो है कुछ ऐसे जाएगा, ठीक, सिक्का कुछ ऐसे जाएगा। जब तक सिक्का नीचे की ओर आएगा ये व्यक्ति जो है सिक्के के नीचे पहुंच जाएगा, वापस से सिक्का उसके हाथ में आ जाएगा। लेकिन ऐसा तब होगा जब रेलगाड़ी जो है एक समान चाल से चले। जैसे ही सिक्का उछाला उस समय, जैसे मान लो जब सिक्का उछाला उस समय ट्रेन जो है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। अगर इसी स्पीड से चलती रहती ट्रेन सिक्का उछालने के बाद भी तो सिक्का जो वापस उसके हाथ में गिर जाएगा। लेकिन जैसे ही सिक्का उछाला वैसे ही इसकी स्पीड बढ़कर ना मान लीजिए कि 90 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, त्वरित हो जाती है ना, त्वरित हो जाती है। सिक्का उछालते ही तो सिक्के को कितना स्पीड मिला, 80 किलोमीटर पर आवर इस वाले डायरेक्शन में, और ट्रेन अब किस स्पीड से जा रही है, 90 किलोमीटर पर आवर से। तो ट्रेन आगे निकल जाएगी, सिक्का अभी भी ऐसे गिरेगा लेकिन तब तक जो है ये व्यक्ति जो है वो आगे की ओर निकल जाएगा, क्योंकि ट्रेन जो है अपनी स्पीड बढ़ा दी है। तो व्यक्ति आगे की ओर और सिक्का जो है पीछे की ओर गिर जाएगा। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर एक समान है वैसे केस में क्या हो जाएगा, सिक्का जो है वापस से हाथ में आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि सिक्का उछालने के साथ ही ट्रेन अपनी स्पीड बढ़ा देती है, त्वरित हो जाती है, वैसे में सिक्का पीछे गिर जाएगा, व्यक्ति जो वो आगे निकल जाएगा। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2/3 ऊंचाई तक जल से भरा कोई टैंकर एक समान चाल से गतिमान है। अचानक ब्रेक लगाए जाने पर टैंक में भरा जल, कोई टैंकर है वो गतिशील है इस डायरेक्शन में मान लो, और इसमें 2/3 जल भरा हुआ है, ठीक है, 2/3 जल भरा हुआ है। अचानक ब्रेक लगाया जाएगा तो टैंक में जो पानी है, जल है, वो सब इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब सोचो अचानक से ब्रेक लगाया गया तो खुद को आप मान लो आप गाड़ी में होते हैं, चल रहे होते हैं, ब्रेक लगता है तो आप आगे की ओर भागते हैं, है ना, इनर्शिया के कारण, गति के जड़त्व के कारण। तो जब अचानक से ब्रेक लगाया जाएगा तो गति के जड़त्व के कारण ये पानी जो है जो ऊपर वाले पानी है, खास करके ऊपर वाले पोर्शन में जो पानी है, ये अपने गति के जड़त्व के कारण जो है वो आगे की ओर ही बढ़ते रहेंगे। तो पानी जो है वो ऐसे की ओर उठेगा, आगे की ओर बढ़ेगा, है ना, सब पानी जो है आगे की ओर ऐसे बढ़ेंगे ब्रेक लगाने के बाद इस वाले डायरेक्शन में अपने गति के जड़त्व के कारण, ठीक है, आगे की ओर गति करेगा। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग कुछ PYQs कवर करते हैं। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को डैश कहा जाता है। वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहती है, वस्तु गतिज अवस्था में है, चल रही है तो चलती रहना चाहती है, उसमें परिवर्तन का प्रतिरोध करती है। वस्तु के इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। जब स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति की व्याख्या करता है। हम लोग पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में न्यूटन के गति का प्रथम नियम, ये बल की परिभाषा देता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है। एक्शन रिएक्शन दोनों आपस में मैग्नीट्यूड में समान होते हैं, डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं, दो अलग अलग वस्तु पर लगते हैं। तो बल एक ही निकाय पर लागू होता है, बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, सही है। बल अलग अलग निकाय पर, यहां पर अलग अलग निकाय को अलग अलग सिस्टम लेकर चलना है आपको, विपरीत दिशा में लागू होता है। एक ऊंची छलांग लगाने वाला व्यक्ति छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि डैश का उपयोग करके अधिक ऊंची छलांग लगा सके। तो आंसर है गति, ठीक है। तो ज़्यादा गति उसको मिल सके, ज़्यादा मोमेंटम वो गेन करना चाहता है, इसलिए जितना ज़्यादा ऊंचा छलांग लगाना है उतनी ही दूर से
वो दौड़ते हुए आता है, ज़्यादा दूरी से वो दौड़ते हुए इसलिए आता है ताकि ज़्यादा उसके पास स्पीड हो, ज़्यादा वेलोसिटी हो, ज़्यादा मोमेंटम जो है वो गेन कर पाए। 1 किलोग्राम गुने में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या कहा जाता है? तो देखो 1 किलोग्राम है यानी कि द्रव्यमान है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है यानी कि त्वरण है, यानी बल जो है आपको मिलेगा यहां से, तो 1 न्यूटन बल। बल समीकरण में F बराबर ma के रूप में किस नियम को प्रदर्शित किया गया है? तो बल को प्राप्त करने की विधि जो है हमें न्यूटन के गति के दूसरे नियम से प्राप्त होता है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम। गति का प्रसिद्ध नियम डैश ने दिया था। गति का प्रसिद्ध नियम जो है, जो न्यूटन के गति के 3 नियम है, वो किसने दिया? न्यूटन ने दिया। बी हमारा राइट आंसर। ये भी एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है। अब जो भी है वो सारे के सारे एग्जाम के पूछे हुए प्रश्न है। 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा? देखो भार का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुने में गुरुत्वीय त्वरण, और गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये भार जो है और कुछ नहीं गुरुत्वाकर्षण बल है, और इसका एसआई मात्रक जो है न्यूटन होगा। भार का एसआई मात्रक भी न्यूटन ही होगा। अब ये भार आपको दिया गया हुआ है 450 न्यूटन, द्रव्यमान आपको चाहिए और जी का मान आपको 9.8 यहाँ पर रख देना है, तो 450 बट्टे में 9.8, ठीक, कितना आ जाएगा? ये 45.9 किलोग्राम आएगा। 45.9 किलोग्राम, 45.9 kg। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? आपके पास द्रव्यमान है और त्वरण है, इनके गुणनफल को फोर्स कहा जाता है, बल कहा जाता है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर डैश के समानुपाती होती है, तो बल जो है बराबर होता है संवेग में परिवर्तन की दर के, तो किसके समानुपाती है? बल के। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2018 का पूछा हुआ प्रश्न। मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर डैश के कारण हटता नहीं है। अब ये मेज है, ठीक, इस पर पुस्तकों की ढेर है, ये हटता नहीं है, यही पूछा, ये ढेर हटता नहीं है। क्यों? अपने जड़त्व के कारण, ठीक, इनर्शिया के कारण। कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहना चाहती है, अपने उस अवस्था में परिवर्तन का विरोध करना चाहती है जड़त्व के कारण, तो विराम के जड़त्व के कारण जो है ये यहाँ से नहीं हटती है, विराम अवस्था में ढेर जो है वो रहना चाहेगा। अगर आप चाहते हैं इसके अवस्था में परिवर्तन हो तो आपको बाहर से एक बल लगाना पड़ेगा, खिसकाना पड़ेगा धक्का लगा करके। रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? मैंने आपसे कहा संवेग संरक्षण का सिद्धांत आ जाएगा लिख करके, या फिर न्यूटन की गति का तीसरा नियम, है ना। एग्जॉस्ट नीचे की ओर निकलता है एक फोर्स के साथ, उतना ही फोर्स रॉकेट पर ऊपर की ओर लगता है जिससे रॉकेट ऊपर की ओर जाता है। बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है? बल की परिभाषा देने का काम जो है ये पहला नियम करता है, ये परिभाषा देता है, ठीक है। बल की परिभाषा देने का काम करता है। गति, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, ये बल के मान को प्राप्त करने की विधि हमें देता है, ठीक, बल के मान को प्राप्त करने की विधि, है ना। ये बल क्या है, बल कितना लगा है, ठीक। और न्यूटन के गति का तीसरा नियम ये बल की प्रकृति के बारे में हमें बताता है। बल की प्रकृति के बारे में ये बताता है, बल के मान को प्राप्त करने की विधि देता है। ये आप याद रखेंगे, बल की प्रकृति, जैसे बल जो है जोड़े में पाया जाता है, न्यूटन की गति के तीसरे नियम से पता चलता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति के साथ गतिशील रहने की प्रक्रिया कहलाती है? 18-19 दोनों में पूछा गया है, जड़त्व। डी हमारा राइट आंसर। एक 70 किलोग्राम का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 किलोग्राम के आदमी को धक्का देता है। 50 किलोग्राम वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धक्का दिया होगा? तो 70 किलोग्राम का आदमी जो है वो 50 किलोग्राम के व्यक्ति को धक्का देता है इस वाले बल से। तो ये जो 50 किलोग्राम वाला आदमी है वो 70 किलोग्राम वाले आदमी को किस बल से धक्का देगा? तो एक्शन रिएक्शन जो है सेम होते हैं, मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। 50 न्यूटन के बल से ही धक्का लगाया जाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में।
जब एक कार घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र के विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। यह बल डैश के कारण होता है, तो दिशा के जड़त्व के कारण। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दिशा के जड़त्व के कारण। गति का तीसरा नियम डैश और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। गति का तीसरा नियम डैश और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। ये एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर नियम नहीं होगा भाई, समीकरण होगा। गति का तीसरा नियम क्या कहता है? क्रिया और प्रतिक्रिया समान होते हैं, डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं। गति का तीसरा समीकरण होगा यहाँ पर। गति का तीसरा समीकरण जो आपने मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा था, पहला समीकरण क्या है? v = u + at। दूसरा समीकरण है s = ut + ½ at²। तीसरा समीकरण है v² - u² = 2as। तीसरा समीकरण वेग और स्थिति के बीच जो है संबंध देता है। s यानी कि स्थिति, v यानी कि वेग, a यानी कि त्वरण, t यानी कि समय। जो पहला समीकरण है ये वेग और समय के बीच संबंध बताता है, दूसरा जो है स्थिति और समय के बीच, और तीसरा वेग और स्थिति के बीच। न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था? तो यह है 1687। ये एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है। न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। देखो, अगर वस्तु की स्पीड प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय है, लाइट की स्पीड हम लोग ये मानकर चलते हैं निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर मान लीजिए वस्तु की स्पीड जो है लगभग इतनी है, वैसे केस में न्यूटन का नियम काम नहीं करेगा। न्यूटन का नियम जो है कम स्पीड के ऑब्जेक्ट पर जो है काम करता है। अगर वस्तु की स्पीड कम है, वैसे वहाँ पर न्यूटन का नियम जो है आप लगा सकते हो, न्यूटन की गति का नियम आप लगा सकते हो। अगर लाइट की स्पीड के कंपेयर में है वस्तु की स्पीड, किसी पार्टिकल की स्पीड, वैसे केस में आप न्यूटन का नियम वहाँ पर नहीं लगा पाएंगे। वहाँ पर जो है सापेक्षता का सिद्धांत जो है लागू होता है, जो आइंस्टीन ने दिया था। जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? देखो, जड़त्व का जो कॉन्सेप्ट है ये दिया था गैलीलियो ने, लेकिन जड़त्व का नियम हम लोग न्यूटन के गति के प्रथम नियम को बोलते हैं, तो यहाँ पर हम लोग आइजैक न्यूटन जो है, सर आइजैक न्यूटन जो है आंसर टिक करेंगे। लेकिन जो इनर्शिया का कॉन्सेप्ट है ये गैलीलियो ने दिया था। लेकिन यहाँ पर आपसे जड़त्व का नियम जो है बोल रखा है, जड़त्व का नियम यानी कि गति का प्रथम नियम जो न्यूटन ने दिया था। ये एनटीपीसी का प्रश्न है। एक 5 किलोग्राम की वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है, वस्तु का त्वरण क्या होगा? त्वरण बराबर बल बट्टे में द्रव्यमान हो जाएगा। बल है 20 न्यूटन और द्रव्यमान है 5 किलोग्राम। देखो, जब आप सवाल बनाते हैं ना तो मात्रक का भी ध्यान रखिएगा, देख लेना कि किस मात्रक में सवाल पूछा है, आंसर दिया गया है, उसी मात्रक में आप सारे वैल्यू को पुट करना। तो ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। 10 किलोग्राम की गाड़ी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चल रही है। गाड़ी पर कार्य करने वाला बल कितना होगा? द्रव्यमान दिया हुआ है, त्वरण दिया हुआ है, दोनों को गुणा कर दो। 10 × 2 20 न्यूटन। द्रव्यमान की परिभाषा क्या है? डेफिनेशन जो है आपसे पूछा गया है। किसी वस्तु का द्रव्यमान दिशाहीन होता है, इसलिए यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। रासायनिक संतुलन के आधार पर द्रव्यमान निर्धारित किया जा सकता है। रासायनिक संतुलन के आधार पर द्रव्यमान निर्धारित किया जा सकता है, ठीक है। किसी वस्तु का द्रव्यमान किसी भी जगह पर स्थिर रहता है और ऊंचाई में होने वाले बदलाव से प्रभावित नहीं होता है। देखो, ये सब सही है। किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। देखो, सारे पॉइंट्स जो है वो सही है। यहाँ पर राशि नहीं होगा, यहाँ पर मात्रा, पदार्थ की मात्रा। सारे जो है पॉइंट्स जो है, सारे स्टेटमेंट्स सही है, लेकिन डेफिनेशन जो है हमें डी देता है। द्रव्यमान क्या है? कोई भी वस्तु है उसमें जो पदार्थ की मात्रा है उसी को हम लोग द्रव्यमान कहते हैं, ठीक। इसका एसआई मात्रा किलोग्राम होता है। ऊंचाई बदलने से द्रव्यमान नहीं बदलता है। आप किसी भी प्लेनेट पर चले जाओ, किसी वस्तु का द्रव्यमान नहीं बदलेगा, ठीक। और ये एक अदिश राशि है, परिमाण होता है, दिशा जो है इसमें नहीं होती है। और केमिस्ट्री में जो है हम लोग द्रव्यमान निकाल सकते हैं केमिकल को, रिएक्शन को बैलेंस करके, ठीक है। लेकिन डेफिनेशन जो है वो डी हो जाएगा। किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा ही वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये जो 4th चैप्टर है ये हमारा समाप्त होता है। हम लोग अब मिलते हैं ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में। थैंक यू सो मच।